तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा इस हफ्ते का Q&A का एपिसोड। अब लास्ट वीक जो है हमें टाइम ही नहीं मिला था भाई रेसलमेनिया के चक्कर में, लेकिन इस वीक ऑब्वियसली हम करने वाले हैं Q&A वीडियो और कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को अब आने वाले फ्राइडेज में। आज सुबह न्यूज वीडियो आई चैनल पे और लोग तो भाई सोच रहे हैं कि इस चैनल पे न्यूज वीडियो भी आती है, तो जी हाँ, आपसे मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूज भी जो लेटेस्ट है WWE की इस चैनल पे मैं कवर करूं। लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या इसका मतलब है यूनिक कंटेंट आना बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिक कंटेंट हमेशा मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी, भले ही कुछ दिन में न्यूज वीडियोस आपको ना भी दूं। तो आज हम क्वेश्चन सारे लेने वाले हैं आप लोगों के, और अगर आपका क्वेश्चन वीडियो में नहीं आया है तो नीचे आप गाइस कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और ये आता है फरहान की तरफ से। कहते हैं नेम 5 WWE सुपरस्टार्स यू वांट टू सी इन AEW एंड 5 AEW सुपरस्टार्स यू वांट इन WWE। और ये कह रहे हैं बिग फैन, अप्रिशिएट योर वर्क। तो भाई थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ पहले कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको मैं AEW वाले हैं लेकिन WWE में देखना चाहता हूँ। उनमें से आते हैं केनी ओमेगा, यंग बक्स, एडम हैंगमैन पेज, जॉन मॉक्सली एक बार फिर से, जबकि पहले देखा हुआ है, यानी कि उनका मॉक्सली वाला गिमिक, और साथ के साथ गाइस डार्बी एलिन। तो ये 5 नाम होंगे जो कि मैं लेना चाहूंगा। MJF ऑब्वियसली उनको कैसे कोई भूल सकता है, MJF में भाई बोल देता तो कमेंट्स में भी धमाका हो जाता, तो डेफिनेटली मैं उनको देखना चाहूंगा। और WWE की बात करी जाए तो भाई इतना सारा बड़ा रोस्टर है कि बहुत सारा टैलेंट है वहां पे जो कि AEW में अच्छा कर सकता है। एक नाम अगर मैं लूं, अब वो WWE में नहीं है लेकिन समोआ जो का मैं नाम लूंगा। आई थिंक फिन बैलर, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और जितने भी ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं विमेंस डिवीजन से, मैं बेकी लिंच को जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर उनको AEW जैसी एक कंपनी में डाल दिया जाता है जो कि हम कह सकते हैं थोड़ी ज्यादा ब्रूटल है या फिर एडल्ट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो शायद वहां पे बेकी और भी बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगी। तो ये होगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन आता है MFAZ की तरफ से, पूछते हैं आयुष भाई व्हाट अबाउट द व्लॉग चैनल, व्हाट अबाउट द स्टोरी ऑफ डैनियल ब्रायन एंड द पिक्चर। तो भाई देखो, मैंने तो सोचा हुआ था कि व्लॉग चैनल को रेसलमेनिया के जस्ट बाद स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये कोविड के चलते जो है बहुत दिक्कत हो रही है, बाहर जाके वीडियोस बनाने में दिक्कत है। मेरे पास 3-4 वीडियोस ऑलरेडी हैं जिनको मैं एडिट करना अब स्टार्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। तो मैं आपको डेट तो नहीं बता सकता कि कब आएगा, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस उसको मैं कहूंगा। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि जब मैं कंटेंट लेके आऊंगा उस चैनल के ऊपर तो आपको कुछ बड़ा ही देखने को मिलेगा। बड़ा इन द सेंस कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ताकि आपको वीडियोस देखने में मजा भी आए। कुछ रैंडम नहीं करना चाहता मैं, कुछ जो मेरे प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट सही से मैं करना चाहता हूं और मैं अपडेट दे दूंगा आपको। इसीलिए मैं बार बार मेंशन नहीं करता व्लॉगिंग चैनल को, क्योंकि गाइस फिलहाल मेरे पास भी कोई एग्जैक्ट अपडेट है नहीं, तो आप स्टे ट्यून्ड रहे, मैं इतना ही कह सकता हूं। अगला क्वेश्चन आता है द बैड गाय की तरफ से, और फेवरेट रेसलमेनिया ओपनिंग मैच। तो भाई बहुत सारे हैं, जैसे कि डैनियल ब्रायन वर्सेस ट्रिपल एच की हम बात करें, इस साल भी हमें एक काफी बढ़िया ओपनिंग मैच देखने को मिला था बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। साथ के साथ अगर हम देखें तो ओवर द इयर्स बहुत सारे बढ़िया मैच हुए हैं भाई। मुझे याद है जॉन सीना और बिग शो का मैच रेसलमेनिया 20 में काफी ठीक ठाक था, और भी मतलब बहुत सारे मैचेस होंगे। मनी इन द बैंक के कुछ मैचेस हैं, तो डेफिनेटली रेसलमेनिया मानी जाती है अपने ओपनिंग मैचेस के लिए। रॉलिंस वर्सेस लेसनर भी उनमें से एक नाम है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे जागृति की तरफ से, पूछते हैं भाई योर फेवरेट प्रो रेसलिंग थीम सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। तो आई थिंक इस चीज का जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं भाई, कि जो मेरा फेवरेट थीम सॉन्ग है सुपरस्टार्स की हम बात करें तो वो है ऑल्टर ब्रिज का मेटलिंगस, जो कि एज का थीम सॉन्ग है। जब मैंने उसको पहली बार सुना था मैं उसका फैन हो गया था, और आज तक जब भी वो बजता है तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। साथ के साथ नो मोर वर्ड्स जेफ हार्डी का मुझे काफी पसंद है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे यश की तरफ से, भाई क्या बैकलैश विल बी अ बोरिंग शो इन रीसेंट PPV बिकॉज इट सीम्स सो मेनी मैचेस विल बी रीमैचेस, व्हाट डू यू थिंक, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है बैकलैश में कुछ बढ़िया मैचेस होंगे और वही कहानी कंटिन्यू होगी जो कि WWE के पेपर व्यूज की चलती आ रही है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम। यानी कि मैच क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी और बाकी स्टोरी लाइन तो जयराम जी की, क्योंकि इतने सारे रीमैच हमें देखने को मिल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस में ज्यादा लगा नहीं रहा। अब देखते हैं, कुछ टाइम बचा है अभी, उस पेपर व्यू में 1 महीना है, तो WWE क्या हाइप क्रिएट कर पाएगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी फिलहाल मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा। अगला क्वेश्चन आता है चहल की तरफ से, पूछते हैं इज ड्रू मैकिंटायर ओवर पुश्ड, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ड्रू बीइंग ऑलवेज इंसर्टेड इन WWE टाइटल पिक्चर, बाय द वे बिग फैन। तो भाई थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए भी। और यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है, क्या ड्रू मैकिंटायर को WWE ओवर पुश कर रही है। अब मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा कि मैकिंटायर को ओवर पुश करा जा रहा है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि उनकी बुकिंग सही से नहीं करी जा रही। मतलब हम मानते हैं कि वो एक फेस है जो कि काफी स्ट्रांग है, जो कि चैंपियनशिप मटेरियल है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि उनको बार बार उसी सेम तरीके से दिखाया जा रहा है और वो रेपिटेटिव हो गए हैं, इसलिए लोगों को बोरिंग लगने लग गए हैं, और उसी का रिजल्ट है कि लोग उन्हें बोरिंग कह रहे हैं। ओवर पुश का तो मतलब ये हो गया कि भाई WWE जानबूझ के वो काम कर रही है जो कि फैंस नहीं भी देखना चाहते। अब मैं मानता हूं कि ड्रू मैकिंटायर को शायद लोग फिर से एज चैंपियन नहीं
नहीं देखना चाहते, लेकिन तब भी मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा कि वो टाइटल पिक्चर के लायक ही नहीं बचे। आई थिंक अगर किसी स्टार को बिल्ड करना है तो ओवर द लॉन्ग टर्म उसको पुश करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली अभी फैंस भी नहीं है अरीना के अंदर, तो यहाँ पे भाई WWE को थोड़ा देख के चलना पड़ेगा कि मैकिंटायर के कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंज करें, नहीं तो वही सेम सीन हो जाएगा जो कि रोमन रेंस के साथ हमें कुछ सालों पहले देखने को मिला था, कि वो एक ऐसी चीज बन जाएगी कि WWE का एजेंडा लगेगा, चाहे फैंस वो देखना चाहे या फिर नहीं। तो ओवर पुश मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डेफिनेटली उनकी बुकिंग बेटर हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है जॉन सीना फैन की तरफ से, ट्रिपल एच इन रिंग रिटर्न कब होगा एटलीस्ट फॉर रेसलमेनिया, इज लास्ट मेनिया वाज रेसलमेनिया 35। ऑब्वियसली आपकी बात सही है भाई, लेकिन ट्रिपल एच मुझे लगता नहीं है कि जब तक क्राउड नहीं वापस आ रहा था फुल कैपेसिटी में, या फिर उनको एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन टेलीविजन पे नहीं बिल्ड करने को मिलती, ट्रिपल एच शायद मुझे नहीं लगता वापस आने वाले हैं। वो अभी बैक स्टेज भी काफी सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, NXT का प्रोजेक्ट उनके पास है, तो जब भी वो वापस आएंगे आई थिंक आने वाली रेसलमेनिया में आ सकते हैं, लेकिन अभी वो बोलना काफी मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है शुड रॉलिंस टर्न फेस नाउ, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिम। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि अगर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस सेम ब्रांड पे है तो अभी कोई फायदा नहीं है उनको आगे एक फ्यूड में डालने का और दोनों टॉप सुपरस्टार्स को आपस में भिड़ाने का, क्योंकि अगर स्मैकडाउन को अच्छा बिल्ड करना है तो एक बढ़िया स्टोरी रोमन रेंस कैरी कर सकते हैं और दूसरी सेथ रॉलिंस, और उसकी वजह से जो है शो हमें ओवरऑल अच्छा देखने को मिल सकता है। भले ही उनके सिजारों के साथ जो स्टोरी लाइन थी वो उतनी खास नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम में उनको बढ़िया स्टोरी लाइंस दी जा सकती हैं। तो क्या उनको फेस बनना चाहिए? आई थिंक अभी वो और काम करेंगे एज अ हील कैरेक्टर, और हो सकता है कुछ टाइम बाद गाइस वो हमें एज अ फेस भी दिखाई दें। और फाइनल क्वेश्चन में पूछते हैं योर ड्रीम मैचेस फॉर रेसलमेनिया 38। भाई अभी तो रेसलमेनिया निकली है, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा कि क्या मेरा ड्रीम मैच है, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, लेकिन अगर हम एक बात बोलें कि करंट रोस्टर में से ड्रीम मैच बनाना हो तो आई थिंक रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का वो मैच हो सकता है, और फाइनली रॉलिंस वो बंदा बनेगा जो रोमन को हरा सकता है रेसलमेनिया में, तो वो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन सकती है। और हम अभी रॉलिंस के फेस टर्न की बात कर रहे हैं, तो क्या पता रेसलमेनिया से वो पहले हो जाए, लेकिन अगर वैसे ड्रीम मैच की बात करें कि अंडरटेकर का मैच इसके साथ हो जाए, इसका उसके साथ हो जाए, वो गाइस अभी कुछ खास हम कह नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है एएस रेसल की तरफ से, और ये पूछते हैं योर फेवरेट मोमेंट फ्रॉम रेसलमेनिया 37। तो काफी सारी मोमेंट्स थी छोटी छोटी जो मुझे पसंद आई, पर अगर एक फेवरेट मोमेंट की मैं बात करूं जहां पे मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, वो वही मोमेंट थी जब डैनियल ब्रायन और एज ने मिलकर जो है स्टीरियो सबमिशंस लगाए थे रोमन रेंस को, और मुझे वहां पे मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस शायद टैप आउट कर देंगे, लेकिन वो वहां पे हुआ नहीं। लेकिन वो जो मोमेंट थी आई थिंक वो एक ऐसी चीज थी जो कि पूरी रेसलमेनिया में हमको याद रहेगी, और डेफिनेटली गाइस वो टॉप पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द फनी रियलिटी का, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन द फैक्ट that Bruce Pritchard should leave the creative team as soon as possible and guys like Paul Heyman and Eric Bischoff should join the WWE creative team because Bruce Pritchard is literally killing the product with his terrible booking decisions। तो भाई ब्रूस प्रिचर्ड के बारे में बातें सुनने को आ रही हैं कि रॉ वही संभाल रहे हैं, इससे पहले स्मैकडाउन भी वही संभाल रहे थे, और मैं यहाँ पे कहूंगा कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हो सकता है कि ब्रूस प्रिचर्ड के आइडियाज उतने अच्छे नहीं है, लेकिन विंस मैकमैन गिव्स अप्रूवल फॉर एवरीथिंग। अगर उनको ऐसा लग रहा होता कि ब्रूस प्रिचर्ड इतने समय से अच्छे आइडियाज नहीं लेके आ रहा तो शायद अभी तक विंस उनको फायर कर चुके होते, लेकिन अगर विंस मैकमैन ये सारे आइडियाज अप्रूव कर रहे हैं तो हमें ये बात भी सोचनी चाहिए कि विंस को भी ये सब पसंद आ रहा है, वो मजबूरी में किसी आइडिया को अप्रूव नहीं करते, बात हम जानते हैं। और ब्रूस प्रिचर्ड कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस चीज के लिए ब्लेम लेंगे कि रॉ इतना बकवास शो क्यों है, लेकिन दूसरी तरफ गाइस विंस मैकमैन भी इकलौते ही मतलब हम कह सकते हैं एक जैसा ब्लेम उनके ऊपर भी आना चाहिए, क्योंकि विंस ने भी ये सारे डिसीजंस को अप्रूव करा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रूस प्रिचर्ड इज द ओनली वन, पर उनको हटा के कोई बढ़िया बंदा अगर आ सकता है तो डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है किलर क्रॉस की तरफ से, पूछते हैं डू यू बिलीव दैट डेक्स्टर ल्यूमिस इज बरीड ऑन NXT and because he's great character, been there for 2 years but hasn't done anything at all. He packs up some wins, looks promising and then again his push gets over। तो भाई ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पहली बार मैंने डेक्स्टर लूमिस को देखा था तो मुझे लग रहा था कि ये वो बंदा है जिसको विंस मैकमैन मेन रोस्टर पे खराब नहीं करेगा। क्या पता था कि NXT के ऊपर ही उसको खराब कर दिया जाएगा, मतलब वो बोलता नहीं है तो वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उसके कैरेक्टर में से पहले मिसिंग है, लेकिन डेक्स्टर लूमिस आई थिंक बहुत ज्यादा कैपेबल है कि अपने गिमिक को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। फिलहाल NXT उनको बहुत ही अजीब सी स्टोरी लाइंस में बुक कर रही है, इंडी हार्टवेल के साथ एक लव स्टोरी में बुक कर रही है, जो कि आई डोंट थिंक कि डेक्स्टर लूमिस जैसे टाइप के कैरेक्टर के लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में उनको बढ़िया बुक करा जाए, और अगर ऐसा होता है तो मेन रोस्टर पे फ्यूचर भी उनका बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पीयर सिटी की तरफ से, और ये पूछते हैं रोमन रेंस एज डैनियल ब्रायन की फ्यूड कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अब रोमन ही जीतेगा बिकॉज ही वन एट मेनिया, और अब एज को भी हारना पड़ेगा और उसका कैरेक्टर भी डाउन हो जाएगा। व्हाट आर योर थॉट?
थॉट्स। तो भाई सिंपल सी बात है, एक ही थ्योरी चल रही है और आई थिंक कल स्मैकडाउन पे यही सुनने को मिलने वाली है कि रोमन रेंज ने जब पिन करा था तो एज ने ब्रायन को भी वहां पे पिन कर दिया, तो एज को भी वो मैच जीतना चाहिए। तो आई थिंक रोमन रेंज और एज का यहाँ पे जो है वो हो सकता है गाइस रीमैच। अब वो कब होगा, किस तरीके से होगा, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर अब एक बार रीमैच होता भी है तो रोमन रेंज ही जीतेंगे। तो अगर एज को एक बार फिर से हराना है तो WWE वहां पे क्या बुकिंग करेगी वो देखना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये एक मौका हो सकता है एज की अगली फ्यूड बुक करने का, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रोमन से हार भी सकते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है और कल स्मैकडाउन पे आई थिंक आंसर मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेरा म्यूजिक की तरफ से, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग because you never take my question। भाई ले लिया है। Does WWE change their plan by watching Wrestle India's correct prediction of each and every match? By the way, love your video। भाई अगर मेरी वीडियो देख के वो प्रेडिक्शंस को चेंज कर रहे होते तो उनको क्या मिलता, मतलब मैं अगर इतना बड़ा होता तो भाई बात ही क्या थी। मतलब लोगों के दिमाग में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है भाई, कभी कभी तो हैरानी होती है और इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया। तो आप कह रहे हो शायद कि इतने समय से मैं आपका क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहा, शायद इस वजह से क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा है। यू नेवर नो। अगला क्वेश्चन आता है शिवम खन्ना की तरफ से, भाई पीजी कंटेंट WWE खुद रखना डिसाइड करती है या फिर जिस भी नेटवर्क के पास व्यूअर राइट्स होते हैं जैसे कि यूएसए नेटवर्क। तो आई थिंक दोनों का कहीं ना कहीं ये मिक्सचर रहता है कि जो नेटवर्क है उसको किस टाइप का कंटेंट चाहिए वो बताते हैं कि भाई हमें इस टाइप के एडवर्टाइजर मिलेंगे जो कि इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर WWE करना चाहती है, पीजी से आगे वो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं WWE इस बात में खुद ही एक स्टेप बैक ले चुकी है और आज नहीं कई सालों पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हम एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी होने वाले हैं, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो उनको एडवर्टाइजर ज्यादा मिलते हैं, पैसे कमाने का मौका ज्यादा मिलता है और ओवरऑल कंपनी जो है वो थोड़े ज्यादा प्रॉफिट में चली जाती है। और ऊपर से उनकी थिंकिंग ये भी है कि भाई हमें ऐसे एडल्ट या फिर किसी और टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है जो कि पीजी ना हो और हम अपने पीजी प्रोडक्ट से लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उनकी थिंकिंग कहीं ना कहीं ऐसी है, लेकिन अगर वो करना चाहें तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रत्युष की तरफ से, ब्रो हाउ हैज द क्वालिटी ऑफ रोमन रेंज मैचेस इंप्रूव्ड एवर सिंस ही बिकेम हील। ये पूछ रहे हैं कि रोमन की क्वालिटी कैसे बढ़िया हो गई मैचेस की। तो मैं कहूंगा कि अब रोमन रेंज के जो मैचेस है ना वो सिर्फ रेसलिंग के लिए नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हम वेट कर रहे हैं रोमन रेंज कब सुपरमैन पंच लगाएगा, रोमन कब स्पीयर लगाएगा, जबकि पहले ऐसा होता था कि सबको पता होता था कि ये ड्राइव बाय लगाया, ये लगाया, वो लगाया, एंड में एक सुपरमैन पंच स्पीयर मैच खत्म। तो रोमन रेंज उसके लिए जानने लग गए थे। लेकिन अब उनके मैचेस के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है, उनके मैचेस में हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है और जो भी स्टोरी लाइन के बिल्डअप में प्रोमोस के अंदर बातें बोली जाती हैं वो हमें रोमन रेंज के मैच में भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं और ओवरऑल ये चीजें अच्छी बनती हैं। तो मैं यही आपको कहूंगा कि मैच की क्वालिटी सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती कि बंदा रेसलिंग कितनी बढ़िया कर रहा है, लेकिन और भी कई सारी मोमेंट्स जो कि अब रोमन की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग उनके एक्सप्रेशंस, जिसमें डेफिनेटली उन्होंने काफी इंप्रूव करा है। अगला क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन आता है आशुतोष की तरफ से और ये पूछते हैं कि विल आरसीबी विन द आईपीएल दिस ईयर। Listen to me. They're killing me, man. We know one name each. Akshay.